Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Pharmacy Act 1948 Part 4. So let's start. इसके अंदर अपन बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अभी तक अपन ने बात की है कि भाई फार्मेसी एक्ट है क्या, उसके बारे में। फार्मेसी एक्ट के अंदर अपन ने जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है वो देख लिया। फार्मेसी एक्ट आया क्यों था, तो हमने देखा कि भाई पहले के समय पर कोई भी मेडिसिन दे रहा था तो उसके कारण जो एक प्रिस्क्राइब डोजेस फॉर्म में एक प्रिस्क्राइब डिस्पेंसिंग है, जो ऑप्टिमाइज डिस्पेंसिंग है वो नहीं हो पा रही थी। तो जो है ना गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमेटी बनाई विच इज नोन एज पीसीआई ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुए 1949 के अंदर, उसके अंतर्गत कुछ मेंबर्स चुने गए विच इज नोन एज इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिसो मेंबर। उन लोगों ने ये चयन किया कि भाई जो भी फार्मेसी करेगा वही है जो दवाई बना सकता है और दवाई बेच सकता है, और उसके लिए भी आपको कुछ स्पेसिफिकेशन चाहिए जिसके कारण आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि अपन ने पढ़ ली। स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, जॉइंट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, एजुकेशन रेगुलेशन क्या है। अब अपन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की, यानी कि अब है जो स्टूडेंट ने या फिर किसी ने 4 साल की जो बी फार्मा या 2 साल की डिप्लोमा या फिर प्रिस्क्राइब डिग्री है वो कंप्लीट कर ली है, अब उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो वो किस तरीके से अप्लाई करेगा और कौन कौन सी पर्टिकुलर्स हैं या फॉर्मेलिटीज हैं जो उसे देखनी पड़ती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। So the Pharmacy Act provide the registration of pharmacists to regulate the entry of person in the profession। यानी कि बेसिकली जो फार्मेसी एक्ट है वो ये भी प्रोवाइड करता है कि फार्मासिस्ट है जो कि यानी कि जो पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सके, ताकि अपने जो प्रोफेशन है यानी कि जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसके अंदर अपन ये मेंटेन कर सके रजिस्टर के अंदर कि कौन कौन सा पर्सन है जो रजिस्टर है और कौन कौन सा नहीं है। सो द फर्स्ट रजिस्टर मेंटेन बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो सबसे पहले आप अपनी जो स्टेट है उसके अंदर जैसे अब राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो जयपुर के अंदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, वहाँ पे आप जाके अप्लाई करते हैं और वहाँ से जो कि आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है जो शुरू होती है। सो द रजिस्टर इंक्लूड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपकी इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। आपका फुल नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, डेट ऑफ द फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर, यानी किस तारीख को आप फर्स्टली अप्लाई किया है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी किस साल आपका जो बैचलर्स है या डिप्लोमा है वो कंप्लीट हुआ है। हिज क्वालिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, आइदर डिप्लोमा और बी फार्म। हिज प्रोफेशनल एड्रेस एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉय पर्सन द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि आपने किस संस्था से है जो कि अपनी डिग्री हासिल की है, एज अ प्रोफेशनल एड्रेस वहाँ से भी, क्योंकि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उनका ये काम भी होता है कि एज अ प्रूफ वो ये पता करें कि जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आया है वो सच में किसी ना किसी संस्था में लीगली पढ़ा हुआ है या नहीं, तो एज अ प्रूफ वो प्रोफेशनल एड्रेस भी लेते हैं। फिर बात करते हैं फर्स्ट रजिस्टर, यानी कि जैसे ही स्टूडेंट ने या जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है उन्होंने अप्लाई किया तो सबसे पहले उनका जो नाम है वो फर्स्ट रजिस्टर में चढ़ता है। अब फर्स्ट रजिस्टर में चढ़ाने के लिए किन किन का दायित्व है। सो द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट, यानी कि अगर ऑफिशियल गेजेट की बात करें यानी कि जो सरकारी राजपत्र है उसके अंदर कुछ नोटिफिकेशंस हैं जिसके अंदर ये बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट में जब रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने ट्राइब्यूनल सजेस्ट कर रखे हैं, यानी कि जो 3 पर्सन हैं जो कि इस रजिस्ट्रेशन को पूरा चेक करते हैं और अप्रूवल के लिए आगे भेजते हैं। ट्राइब्यूनल बेसिकली 3 पर्सन होते हैं और साथ ही साथ एक रजिस्ट्रार भी होगा जो कि एक्ट एज ए सेक्रेटरी रहेगा। व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड एग्जामिन बाय द ट्रिब्यूनल, यानी कि जैसे ही एप्लीकेशन आती है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट तो ये जो भी 3 पर्सन हैं वो उन चीज़ों को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, सब चीज़ों को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू देम आगे प्रोसेसिंग को स्टार्ट करते हैं। डेट इज गिवन आफ्टर फी सबमिशन दैट सर्टिफिकेट इज रिलीज, यानी कि जैसे ही डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं जो भी सर्टिफिकेट्स हैं बैचलर्स के या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेड्स हैं वो जैसे ही वो प्रूफ करते हैं विथ फीस, एक जो ट्रिब्यूनल है या जो रजिस्ट्रार्स हैं वो एक डेट और स्पेसिफाइड कर देते हैं कि जिस दिन आपका सर्टिफिकेट है जो कि रिलीज होगा। देन क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑन फर्स्ट रजिस्टर, यानी कि ऑब्वियस है कि एक पर्टिकुलर एज लिमिट होती है कि इस एज लिमिट के बाद ही आप है जो कि एग्जाम दे सकते हो या इस एज लिमिट के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो या चुनाव में वोट दे सकते हो। वैसे ही रजिस्ट्रेशन की बात करें या फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर भी एक एज लिमिट है कि इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ एंट्री ऑन फर्स्ट रजिस्टर द एज मस्ट बी 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल का आदमी को होना जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए। देन होल्ड डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, साथ ही साथ डिग्री और डिप्लोमा भी फार्मेसी के अंदर उसको होना चाहिए। देन बात करते हैं और ही पास इन एग्जामिनेशन
रिकॉग्नाइज एंड एडिक्वेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंपाउंडर्स और डिस्पेंसर। साथ ही साथ इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसने कोई ना कोई ऐसा एग्जाम पास किया हो जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसा पोस्ट निकली हो जिसके अंदर कंपाउंडर या फिर डिस्पेंसर ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया गया हो। देन सब्सिक्वेंट रजिस्टर, सब्सिक्वेंट यानी कि जो बाद का रजिस्टर है, यानी कि जैसे फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री हुई और यहाँ पे अप्रूवल्स हो गए, देन जो नेम है वो सब्सिक्वेंट रजिस्टर यानी कि उसके बाद वाले रजिस्टर में जाता है, जहाँ पे जैसे ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसके अंदर उसका नाम डाल दिया जाता है। इफ यू सेटिस्फाई कंडीशन विच प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल काउंसिल द नेम इज कन्वर्टेड टू इन द सब्सिक्वेंट रजिस्टर, यानी कि जैसे ही वो सारी की सारी कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करता है तो सेंट्रल काउंसिल के द्वारा जो कंडीशंस दी रखी हैं तो उसके बाद उसका नाम है जो फर्स्ट रजिस्टर से सब्सिक्वेंट रजिस्टर में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन मिलते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब वो कौन कौन से लोग हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो द फार्मेसी एक्ट अमेंडमेंट 1959 मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, यानी कि जो फार्मेसी एक्ट है जो अमेंडमेंट हुआ था 1959 के अंदर, उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस लगे दिए गए थे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, यानी कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन दिया गया था। अब कौन कौन से लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन दिया गया था उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेस्ड पर्सन की। डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन है? बेसिकली वो लोग जिन्होंने किसी ना किसी समय से किसी ना किसी वर्क के टाइम पे अपनी जो कंट्री है उससे है जो कि शिफ्ट किया था। इसमें अगर अपन बात करें तो डिस्प्लेस्ड पर्सन हु हैड बीन इंगेज इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एज देयर प्रिंसिपल मींस ऑफ लाइवलीहुड बिफोर 4 मार्च 1948 वो सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट रजिस्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी समय से बिजनेस कर रहे हैं बट यहाँ का मतलब वो डिस्प्लेस पर्सन है, यहाँ के नहीं है या बाहर से आए हैं। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें 4 मार्च 1948 से पहले की हैं और वो जो भी पीसीआई ने कंडीशन दी हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं तो भी उनका नाम है जो फर्स्ट रजिस्टर में डाला जा सकता है। Have been engaged in the compounding of drug in hospital or dispensary or other place in which drug are regularly dispensed on prescriptions of RMP for total period not less than 5 years, यानी कि साथ ही साथ सपोज वो इधर इंडिया का नहीं है बाहर से आए हैं बट उन्होंने पूरी की पूरी मेडिसिन की कंपाउंडिंग सीख रखी है, किसी ना किसी हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी में काम कर रखा है कम से कम 5 साल के लिए, उनका भी नाम है जो रजिस्टर में दाखिल किया जा सकता है। बट ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि पहले की थी, अपन पहले के बारे में भी अपडेट कर रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन रिपेट्रिएट्स एंड अदर पर्सन, यानी कि जो डिस्प्लेस पर्सन थे उनको भी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से अपन दे रहे हैं। रिपेट्रिएट्स की बात करें तो वो लोग जिनको वापस भेज दिया गया किसी ना किसी रीजन से, उन लोगों के लिए या फिर जो दूसरे पर्सन हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण अपन उनको रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। By the Pharmacy Amendment Act 1976, person approved as qualified person before the 31st December 1969 for compounding and dispensing of medicine under the Drug and Cosmetic Act 1940, यानी कि अगर अपन 31 दिसंबर 1969 से पहले की बात करें तो अगर किसी को नॉलेज है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का मेडिसिन का तो उनको भी है जो कि अप्रूव्ड क्वालिफाइड पर्सन माना गया है, रजिस्ट्रेशन दिया गया है। Then displaced person from Bangladesh who left that country after 14th April 1957 but before 25th March 1971 and repatriates from Burma, Sri Lanka, Uganda or any other country who left or were displaced for such countries between 14 April 1957 and 25th March of 71 and were carrying business or profession of pharmacy as the principal means of their livelihood for a total period of 5 ईयर प्रायर टू डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो इन समय के बीच में शिफ्ट हो गए थे किसी ना किसी जगह से, बट उन लोगों का एक्सपीरियंस है एक तो डिस्पेंस करने का मेडिसिन का, साथ ही साथ उन्होंने 5 साल तक कहीं ना कहीं काम भी कर रखा है, तो उन लोगों को भी अपन रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। रीपेट्रिएट्स की बात करें तो जिन लोगों को वापस भेज दिया गया, तो अब ये जो 14 अप्रैल 1957 ये चीज़ें हैं क्या, ये किस लिए पर्टिकुलर डेट दी गई? तो अगर आपको पता है तो 14 अप्रैल 1957 के टाइम पे जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी या फिर जो बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जब वहाँ पे है जो कि लीगली जो दूसरी चीज़ें हैं जो कि शिफ्ट होना शुरू हो गई थी तो उन लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा था। तो उस समय कुछ लोगों ने जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अपना है जो कि बसेरा किया था या वहाँ पे अपने लाइफ को स्पेंड करने की कोशिश की थी, तो उन लोगों के लिए सरकार ने प्रोविज़न रखा है कि अगर आपने
ज़िंदगी भर या लाइफहुड अपन ने यही काम किया है, आप इसी बिजनेस में हो, इसी प्रोफेशन में हो, तो भी आपको फार्मेसी की डिग्री या फिर रजिस्ट्रेशन है जो कि दिया जा सकता है। फिर बात करते हैं सबसिक्वेंट रजिस्ट्रेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल, यानी कि जो सबसिक्वेंट रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से मिलेगा। इफ ऑल आर करेक्ट रजिस्ट्रार जनरल सर्टिफिकेट्स, no person whose name has been removed from the register of any state shall be entitled to his name entered in the register except with the approval of the state council. Then registration is valid up to 31st December of the ईयर ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक तरीके से जब भी जैसे ही आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल है जो रजिस्ट्रेशन देता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेगी। एक तो ये वो चेक करते हैं कि हाँ वो लीगल है, सब चीज़ें अप्रूव्ड हैं, साथ ही साथ जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है उसी साल के 31 दिसंबर तक ही वैलिड होता है। उसके बाद आपको उसको वापस रिन्यू करवाना पड़ता है। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके लिए एक पर्टिकुलर फीस चार्ज करती है और वो आपको 1 साल के हिसाब से, 5 साल के हिसाब से और 10 साल के हिसाब से रिन्यूअल के ऑफर भी देती है। Then renewal fees becomes due to be paid before the first day of the April of the year it which it relates, यानी कि बेसिकली जो 31 दिसंबर तक का मिलता है और जो आपको रिन्यू करने की जो फीस है वो आपको 1 अप्रैल से पहले पहले है जो कि भरनी पड़ती है अगर आप 1 साल का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो। देन रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर, अब कभी कभार ये होता है कि आपने नाम ऐड कर दिया रजिस्टर में एज अ फार्मासिस्ट, बट आपको उसका नाम है जो कि निकालना भी पड़ता है, उसके भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। इफ यू हैव ऑर्डर ऑफ रिमूवल बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी टू एसपीसी, इफ यानी कि बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को ये कहती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है जो कि आप रिमूव कर दीजिए। अब रिमूव किस किस रीजन से किया जाता है। इफ नेम एंटर्ड बाय एरर, यानी कि गलती से अगर नाम है जो कि ऐड कर दिया गया है। देन इफ ही कन्विक्टेड टू एनी ऑफेंस, यानी कि अगर किसी फार्मासिस्ट ने कोई अपराध किया है तो भी उसका नाम अपन निकाल सकते हैं। देन इफ डज नॉट रिन्यू द लाइसेंस, यानी कि अगर लाइसेंस को वो रिन्यू नहीं करवा रहा है, वो पर्टिकुलर पेमेंट जमा नहीं करवा रहा है, तभी अपन उसका नाम है जो कि रिमूव कर सकते हैं। देन रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्टर, यानी कि अगर किसी का नाम निकाल दिया गया है तो वापस अपना नाम किस तरीके से ऐड करवा सकता है। तो इफ पेमेंट रिसीव्ड ऑन पेंडिंग रिन्यूअल, इफ सर्टिफिकेट लॉस्ट और डैमेज, यानी कि अगर किसी का है सर्टिफिकेट है जो लॉस हो गया है, डैमेज हो गया है, तो वो वापस है जो कि एक पर्टिकुलर फीस के साथ इन चीज़ों को वापस री रजिस्टर करवा सकता है। साथ ही साथ अगर उसकी पेमेंट है जो ड्यू थी जिस कारण उसका नाम है जो रजिस्टर से निकाल दिया गया, वो भी पेंडिंग रिन्यूअल्स को सबमिट करवा के अपना नाम है जो वापस उसमें दर्ज करवा सकता है। अब अपन बात करते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज की, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट अपन ने बता दिया कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हो फार्मासिस्ट का, बट ऑब्वियस है काफ़ी सारे लोग हैं जो कि गलत तरीके से भी इसका यूज़ करते हैं, या जो पर्टिकुलर पर्सन फार्मासिस्ट नहीं है बट वो फेक रजिस्ट्रेशन भी करवाने की कोशिश करता है, तो उनके लिए सरकार ने कौन कौन से अपराधों को माना है और उन अपराधों के लिए कौन कौन सी सजा या पेनल्टीज का प्रावधान किया है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं फास्टली क्लेम टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी कि अगर कोई पर्सन ये कहता है कि भाई वो फार्मासिस्ट है बट वो फार्मासिस्ट ऑफिशियली नहीं है, तो उसको कौन से हैं जो कि पेनल्टीज देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कन्विक्शन, जब वो पहली बार ऐसा करता है कि भाई ऑब्वियस वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और वो क्लेम करता है कि नेट आई एम अ फार्मासिस्ट और वो चीज़ पकड़ी जाती है, तो उसका जो फर्स्ट कन्विक्शन है वो है 500 रुपीज़, यानी कि 500 रुपये का जुर्माना। बट जब सेकंड टाइम में कन्विक्शन किया जाता है, सेकंड टाइम वही सेम पर्सन वही अपराध करता है, तो उसका जुर्माना है 1000 रुपये और 6 महीने की जेल या फिर दोनों। Then dispensing by unregistered person एक्सपेक्शन मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि अगर कोई पर्सन है जो कि मेडिसिन को डिस्पेंस करता है या एक्सेप्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो, तो उनके ऊपर भी है जो कुछ पेनल्टीज हैं, वो पेनल्टीज हैं 6 मंथ इम्प्रिजमेंट और अ फाइन ऑफ अप टू 1000 रुपीज और बोथ, यानी कि 6 महीने की सजा या फिर 1000 रुपये का फाइन या फिर दोनों। देन फेलियर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर कोई पर्सन है जो कि अपना जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का वो जमा कराने में विफल हो जाता है या जमा नहीं करवा पाता है, तो उसके लिए भी कुछ फाइन है विच इज़ 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपये का फाइन है अगर कोई मानता है कि मैं क्लेम करता हूँ मैं आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और उससे सर्टिफिकेट मांगा जाता है और वो सर्टिफिकेट है जो प्रोवाइड नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है उस चीज़ को सरेंडर करने के लिए, तो उसके ऊपर 50 रुपये फाइन है। देन ऑब्स्ट्रक्शन टू द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर, अगर कोई इंस्पेक्टर है जो कि इंस्पेक्शन पे आता है, स्पेसिफिकली जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लोग हैं, अगर उनको जो फार्मासिस्ट हैं उसके कोई इंस्पेक्शन में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके ऊपर भी फाइन है और वो फाइन है 1000 रुपीज़ और 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो 500,000 एंड 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजमेंट है
केवल और केवल जो फेलियर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर है, वहां पे जो फाइन है वो है 50 रुपीज। If you understand and enjoy the video, please like, share and subscribe. Thank you.